हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, लगे होंगे और बोर्ड की अच्छी तैयारी चल रही होगी। और इसी तरह बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए, हमारी शुभकामनाएं भी हैं। देखिए, इसके पहले मैंने आपको नाभिक के 3 वीडियो दिए हैं, उनको इम्पोर्टेंट रूप से, अनिवार्य रूप से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए देख लीजिए। इसके बाद हम आज परमाणु समझाएंगे। परमाणु में टोटल ये 5 हेडिंग पढ़ लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट करें कि देखिए 2025 के जितने भी सेट हैं उन पर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं। 2025 सेट नंबर जीएस छठवें नंबर में क्वेश्चन पूछा था। छठवें नंबर का मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्रमांक छठवें में पूछा था, इसका मतलब 5 नंबर। देखिए दूसरा सेट, देखिए 25 के ही सभी सेट हैं। इसमें देखिए 1 नंबर में विकल्पी पूछा था। छठवें का है तो 5 नंबर में पूछा था। ये भी 5 5 10 11 नंबर का सेट नंबर जेटी में पूछे। मतलब आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। इसके बाद और आगे देखिए, सेट नंबर जेवी में दूसरे नंबर में पूछा था, मतलब ये 1 नंबर क्वेश्चन होगा। और चौथे नंबर में पूछा था, मतलब 3 3 1 4 नंबर का क्वेश्चन इधर पूछे। देखिए सेट नंबर आपका 2025 के ही सेट हैं टोटल जे डब्ल्यू में। ये चौथे के का में पूछा था, मतलब 3 नंबर क्वेश्चन पूछे। इसके बाद 2025 में का ही सेट नंबर जे वाई है, इसमें 8वें नंबर में पूछा था, इसका मतलब 5 नंबर क्वेश्चन है। ऐसे ही अगर हम और देखें आगे तो ये है सेट नंबर जे वाई। इसमें देखिए 1 नंबर का विकल्पी पूछे है। तीसरे नंबर में पूछा तो 2 नंबर का ये होगा, 5 नंबर के होगा 5 2 7 1 8 नंबर का पूछा है। तो आप समझिए कि 5 हेडिंग आपको तैयार करना है और कम से कम ये आपका 5 नंबर का तो पूछेगा ही, बाकी 8 का भी है, 11 का भी है, 3 नंबर भी पूछे है। तो ये हर साल लगभग आपका क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए ठीक है, ये 5 हेडिंग कौन सी है पहले इनको देख लीजिए और इनके बारे में तुम्हें संक्षिप्त में बता रहा हूँ। जितना बता रहा हूँ याद होना चाहिए, जितना बता रहा हूँ एकदम याद कर लो, तो आगे सभी सभी के सभी क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन मतलब आपका जो पहली हेडिंग रहेगी, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व कमियां, बोहर का परमाणु मॉडल व कमियां, हाइड्रोजन सदस्य परमाणुओं के लिए 6 चीज़ें निकालना, स्थायी कक्षा की त्रिज्या क्या है, वेग क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है, कुल ऊर्जा क्या है, तरंग संख्या क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। तो ये आपको 5 हेडिंग पढ़ना है, जिसमें से देखते हैं पहले नंबर की हेडिंग। पहले नंबर की आपकी हेडिंग है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो देखिए रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में किसी परमाणु की संरचना को जानने के लिए, किसकी संरचना? परमाणु की। परमाणु की संरचना कैसी है, यानी परमाणु के अंदर कौन कौन से कण हैं, इसकी संरचना को जानने के लिए अल्फा कणों को स्वर्ण धातु की पतली पन्नी या स्वर्ण धातु के परमाणु पर अल्फा कणों की बमबारी की थी। ये अल्फा कण दिखाए हैं, तो अल्फा कणों की बमबारी की थी तथा इनके प्रकीर्णन के आधार पर, तथा इनके प्रकीर्णन जो इस तरह से आए फिर मुड़ गए, तो इसको हम प्रकीर्णन कह रहे हैं। इनके प्रकीर्णन के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए। इन्हीं निष्कर्षों से हमें परमाणु के संरचना के संदर्भ में अनेक जो है तथ्य समझ में आए। इन्हीं तथ्यों को आगे हम लिखेंगे। यही रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है। एक बार फिर से सुन लो, 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने किसी परमाणु की संरचना को जानने के लिए अल्फा कणों को परमाणु पर डाला तथा इनके प्रकीर्णन के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए। यही रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है। जो निष्कर्ष निम्न 5 निष्कर्ष दिए थे, इनको दिमाग में एकदम रख लीजिए, बिल्कुल पूछना ही पूछना है, ऐसा आप समझिए। देखिए 5 निष्कर्ष इधर हम समझा रहे हैं लिख लिख के तुम्हें। पहला यह था कि अधिकांशतः अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, यानी अधिकांशतः अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। अधिकांशतः अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, इससे यह पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, खोखला है। अच्छा, ये प्रयोग से जो निष्कर्ष आपको हम बता रहे हैं, निष्कर्षों को दिमाग में जरूर रखिए। जो अल्फा कण सीधा सीधा निकल गए उससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, जो मुड़ गए उससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, जो लौट गया उससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यही है दिमाग में रखना है।
तो जो सीधे सीधे निकल जाते यानी बिना मुड़े हुए, बिना प्रकीर्णित हुए सीधे निकल जाते, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। पॉइंट नंबर 1। ऐसे ही पॉइंट नंबर दूसरा ये है कि कुछ अल्फा कण न्यून कोण बनाते हुए, जैसे इस वाले को देखिए तो कुछ ऐसे करके हमने चित्र बनाया, और कुछ अधिक कोण बनाते हुए ऐसे करके विचलित हुए, ऐसे जा रहे थे, इतना मुड़ गया तो अधिक कोण बन गया, न्यून कोण बन गया। कुछ अल्फा कण न्यून कोण व कुछ अधिक कोण बनाते हुए विचलित होते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संपूर्ण परमाणु धन आवेशित नहीं है, पूरा का पूरा परमाणु धन आवेशित नहीं होता है। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा परमाणु धन आवेशित नहीं होता। दूसरी बात से ये निष्कर्ष निकला। चलिए समझ में आया होगा। फिर से एक बार बोले दे रहे हैं कि कुछ अल्फा कण न्यून कोण व कुछ अधिक कोण बनाते हुए मुड़ जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि संपूर्ण परमाणु का पूरा भाग धन आवेशित नहीं होता। तीसरा पॉइंट क्या था कि मध्यवर्ती अल्फा कण जो बीचों बीच डाला गया था, वह अल्फा कण उसी मार्ग पर वापस लौट जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश मध्य पर होता है। इसी धनावेशित भाग को नाभिक कहते हैं। तो नाभिक की खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड ने 1911 में। इसके बाद चौथा पॉइंट ये था कि जब भिन्न भिन्न तत्वों पर ये अल्फा कण, जैसे मान लीजिए ये है, मान लीजिए, क्योंकि रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था वो स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर किया था, यानी स्वर्ण धातु का ये परमाणु है। यानी स्वर्ण धातु की जगह अगर हम कोई दूसरी धातु का परमाणु ले लेते, फिर से अल्फा कण डाले होते, तो जो प्रकीर्णन था ये प्रकीर्णन बदल जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि सभी परमाणुओं का जो नाभिक है इसका आकार एक सा नहीं होता है। तो ये आपको चौथे पॉइंट में लिखना है। कैसे लिखोगे, एक बार ये सुनो कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं पर अल्फा कणों का प्रकीर्णन भिन्न भिन्न पाया गया। इससे यह पता चलता है कि सभी तत्वों का जो नाभिक होता है, नाभिक का आकार समान नहीं होता है। भिन्न भिन्न तत्वों पर अल्फा कणों का प्रकीर्णन भिन्न भिन्न पाया गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी तत्वों के नाभिक का आकार समान नहीं होता है। और आखिरी बात, पांचवा, ये दिमाग में रखना है कि देखिए इधर पे धन आवेशित अल्फा कण होते हैं, ये केंद्र पर धन आवेशित नाभिक होता है। और जब भी दो धन आवेशित एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके बीच वैद्युत बल लगता है। अब वैद्युत बल का सूत्र कूलाम ने दिया था, यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R², ये दिया था। तो इसी बल से प्रकीर्णिता होते हैं। इस प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हुआ कि यह, क्योंकि ये बहुत कम दूरी होती है, जैसे नाभिक का जो आकार है अभी आगे बताएंगे 10⁻⁻15 मीटर का है, और जो परमाणु का है वो 10⁻⁻10 का, ये 10⁻⁻15 मीटर, और ये बहुत कम दूरी है। जब अल्फा कण यहाँ तक आया होगा फिर लौटा होगा, यानी ये परमाणुवी दूरी इनको बोला करते हैं। इसका मतलब 5वें नंबर से यह निष्कर्ष निकला कि जो कूलाम का नियम है, यानी कूलाम बल है या वैद्युत बल है, परमाणुवी दूरियों के लिए भी सत्य। कूलाम का नियम परमाणुवी दूरियों के लिए भी सत्य होता है। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है। ऐसे करके टोटल कितने निष्कर्ष? 5। सबको एक बार और सरसरी निगाहों से देख लो। अधिकांशतः अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। इससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। कुछ अल्फा कण न्यून कोण व कुछ अधिक कोण बनाते हुए निकलते हैं। इससे पता चलता है कि परमाणु का संपूर्ण भाग धनावेशित नहीं है। मध्यवर्ती अल्फा कण उसी मार्ग पर वापस लौट आता है। इससे पता चलता है कि परमाणु का मध्य वाला भाग धनावेशित होता है, इसे नाभिक कहते हैं। चौथा, भिन्न भिन्न तत्वों के लिए अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन था वो भिन्न भिन्न मिला। इससे पता चलता है कि सभी नाभिकों या सभी तत्वों के नाभिकों का आकार एक समान नहीं होता है। और पांचवी बात यह थी कि इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि कूलाम का नियम परमाणुवी दूरियों के लिए भी सत्य होता है। ये था। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन सेट नंबर 2025 सेट नंबर JS था। 6वें नंबर पूछा था 5 नंबर का। तो चलिए इसमें थोड़ी चर्चा करते हैं। कह रहा है अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसका मतलब जो अभी हमने 5 बातें बताई, पहले तो आप चित्र बनाइएगा। मान लीजिए परीक्षा में आ गया और अब हमें इसको हल करना है, तो पहला काम है चित्र बनाओ। चित्र ऐसे करके इसको दिखाओगे परमाणु, इसके सेंटर पे कुछ भाग में धनावेश बना देना, इसको दिखाओगे नाभिक,
इसके बाद यहाँ से अल्फा कण छोटे छोटे से डाल डाल के इधर पे आप बताओगे कि अधिकांशतः अल्फा कण सीधे निकल जाते। फिर आप दिखाओगे कुछ अल्फा कण न्यून कोण व कुछ अल्फा कण अधिक कोण, और मध्यवर्ती अल्फा कण उसी मार्ग पर वापस लौट जाता है। और जैसे इधर जितनी लाइन खींचो इसके अपोजिट में उतनी ही लाइन खींच दो। तो ये आपका ऐसे गया, ये आपका ऐसे चला गया, इसी को देख देख के आपको इधर भी लाइन खींच देना है। चलिए, ये आपको चित्र समझ में आया होगा, और ये पहला काम है आपको चित्र बनाना। इसके बाद संक्षिप्त वर्णन, जैसे कहते हैं कि इसके निष्कर्ष लिखिए तो हेडिंग डालो निष्कर्ष, वो कह रहा है संक्षिप्त वर्णन तो हेडिंग डालो संक्षिप्त वर्णन। तो आप वर्णन में वही पांचों बात बतानी है जो अभी इधर बताए। तीसरा, पहला, अधिकांशतः अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, इससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। कुछ अल्फा कण न्यून कोण व कुछ अधिक कोण बनाते हुए निकलते हैं, इससे पता चलता है कि संपूर्ण परमाणु, ये पूरा परमाणु दिखाया गया है, संपूर्ण परमाणु धनावेशित नहीं होता है। मध्यवर्ती अल्फा कण उसी मार्ग पर वापस लौटता है, इससे पता चलता है कि संपूर्ण धनावेश मध्य पर होता है, इसे नाभिक कहते हैं। चौथी बात हमने ये बताया कि भिन्न भिन्न तत्वों पर अल्फा कणों का प्रकीर्णन भिन्न भिन्न मिलता है। जैसे यहाँ पर हम स्वर्ण धातु के लिए अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग आपको चित्र में दर्शाए हैं, इसकी जगह कोई दूसरा तत्व दिखा दिए होते तो ये प्रकीर्णन भिन्न भिन्न हो जाता। इससे पता चलता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के नाभिकों का आकार भिन्न भिन्न होता है। और पांचवी बात ये थी कि इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि जो कूलाम का नियम है परमाणुवीय दूरियों के लिए भी सत्य है। चलिए, एक बात हो गई, 5 नंबर में था, थोड़ी डिटेल से पूछेगा ही। आगे क्या कह रहा है, इस प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण से परमाणु संरचना के बारे में लिखिए। तो चलिए, हेडिंग नंबर वैसे अगर हम देखते तो हेडिंग नंबर दूसरी थी, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए। तो मतलब ये दोनों हेडिंग आप पूछ लिया था। तो चलिए, अभी आपको बताया रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अब इसमें हम आपको मॉडल बता रहे हैं। तो देखिए मॉडल, अब हेडिंग नंबर दूसरी आप डाल लीजिए नोट्स में, और इसमें आप लिखेंगे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये भी 1911 में ही दिया गया था मॉडल, और इस मॉडल में केवल 3 बातें रखा था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणु की संरचना के संदर्भ में कुछ बातें रखी, या कुछ बातें दी, या कुछ निष्कर्ष निकाले। उन निष्कर्षों को परमाणु मॉडल कहते। पहला क्या था, पहला ये था कि ये बताया कि परमाणु लगभग, जो परमाणु है, बातें गौर से सुनिएगा, परमाणु लगभग 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक खोखला गोला होता है, खोखला और साथ में अनावेशित गोला होता है। चलिए, पहली बात सबके समझ में आ गई होगी। पहली बात उन्होंने कहा कि जो परमाणु है वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक खोखला धनावेशित गोला होता है। दूसरी बात क्या कही, दूसरी बात ये कही कि परमाणु के केंद्र पर लगभग 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या पर संपूर्ण धन आवेश संचित होता है, जिसे नाभिक कहते। दूसरे अपने मॉडल में ये बात रखी, क्योंकि मॉडल इन्होंने ही, रदरफोर्ड ने ही नाभिक की खोज की थी, तो मॉडल नंबर दूसरे में ये बात करी। चलिए, तीसरी बात इन्होंने कही, तीसरी बात सुने थोड़ा। तीसरी बात इन्होंने ये कहा कि जब, क्योंकि नाभिक धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन अगर रुके रहेंगे तो प्लस माइनस आकर्षण हो जाएगा और जाके सबके सब नाभिक से टकरा जाएंगे। अतः नाभिक अपने स्थायित्व को बचाए रखने के लिए नाभिक बोल गए क्या, नाभिक नहीं, इलेक्ट्रॉन अपने स्थायित्व को बचाए रखने के लिए नाभिक के परितः घूमता है। जैसे ये पूरा परमाणु हो गया, परमाणु का धनावेशित भाग जो लगभग 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या की कोटि का होता है, उसके परितः ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, विभिन्न कक्षाओं पर चक्कर करते रहते हैं, विभिन्न कक्षाओं पर घूमते रहते हैं। जब घूमते रहते हैं तो एक अपकेंद्र बल बाहर की ओर लगता है और ये नाभिक से टकराती नहीं। तो ये 3 बातें रखी थी, फिर से एक बार सुन लो। किसी भी तत्व का परमाणु
या सीधे परमाणु बोलो कि परमाणु लगभग 10 की घाते -10 मीटर त्रिज्या का एक खोखला अनावेशित गोला होता है। दूसरा, परमाणु के केंद्र पर लगभग 10 की घाते -15 मीटर त्रिज्या पर संपूर्ण धनावेश संचित होता है। संपूर्ण धनावेश संचित होता है, इसे नाभिक कहते हैं। तीसरी बात क्या थी कि नाभिक के परितः विभिन्न कक्षाओं पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। चलिए ठीक है, तो इसमें जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन कहाँ गया ये दूसरा वाला, इस प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण से परमाणु संरचना के बारे में लिखिए। तो अभी ये जो मैंने आपको 3 बातें बताई, ये 3 बातों को आपको लिखाना था। चलिए, उम्मीद है कि आपको 2 हेडिंग और एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। देखिए, अगर और देखा जाए तो एक क्वेश्चन आपका ये भी सॉल्व हो जाएगा। केवल आपको 2 हेडिंग पढ़ाए, काफ़ी क्वेश्चन हल हो गए। देखिए, इसमें क्या कहा था, एल्फा कण के प्रकीर्णन के रदरफोर्ड प्रयोग में किस बल के कारण एल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं। तो अभी 5वें नंबर में उन्होंने बताया था कौन सा बल रहता है। तो देखिए, गुरुत्वीय बल की तो बात ही नहीं करी, कुलामी बल की बात किया था। कुलाम बल या वैद्युत बल के कारण इनका प्रकीर्णन होता है। और जो प्रकीर्णन होता है ये अति परवलयाकार होता है। एक आध साल के विकल्पी में पूछा था कि रदरफोर्ड का जो एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है उसमें एल्फा कणों का पथ होता है। तो देखिए, एक तो सरल रेखा होता है, अधिकांशतः एल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। तो सीधा सीधा मतलब सरल रेखी हो गया। तो लेकिन सरल रेखी ऑप्शन नहीं दिया था, मुझे याद है क्वेश्चन, आप देखिएगा 2024 के किसी सेट में पूछा हुआ था। और देखिए, दूसरा क्या था कि वृत्ताकार दिया था, अति परवलयाकार दिया था, अति परवलयाकार दिया था और दीर्घवृत्त दिया था। ये 4 ऑप्शन दिए थे। तो वृत्ताकार का मतलब ये होता है कि एक निश्चित त्रिज्या पर पूरा एक राउंड घूम जाए, वृत्ताकार हो गया। दूसरा ये हो गया कि दीर्घवृत्ताकार, तो कुछ ऐसा है, यानी अपनी जगह पर घूम के आए जरूर, तो दीर्घवृत्ताकार हो गया। लेकिन अति परवलयाकार में क्या होता है कि एक ऐसे करके लौट जाए, जिस तरफ से आया था घूम के ऐसे ही लौट जाए। अब ये समांतर हो जाए तो समझ जाइए कि ये आपका परवलयाकार है। और अगर अति परवलयाकार कह दे तो इधर से आए और इधर निकल जाए, तो ये अति परवलयाकार होते हैं। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए कि देखिए, ये अपनी जगह से ऐसे लौट रहा है तो अपनी जगह पर तो घूम के नहीं आएगा ना, इसके समांतर हो जाएगा जैसे ये हो गया। तो ये दोनों असंभव है। ये दोनों समांतर रेखाएं लास्ट में हो जानी चाहिए, तो समांतर होगा नहीं। तो भी अति परवलयाकार इसका सही उत्तर था। तो एक बार ये भी पूछा था। चलो ठीक है, हमने ये भी बता दिया। आगे देखिए, ये क्वेश्चन तो अभी कराएंगे, पहुंचने में दूरी इतनी होगी, अभी कराएंगे। आगे, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए। देखिए 2025 सेट नंबर जेटी, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए। इस मॉडल की कमियों को बोहर ने कैसे दूर किया। तो चलिए आपको हम फिर शुरू में पहुंचते हैं। देखिए, इसमें 2 हेडिंग में रदरफोर्ड का एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग समझाया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तक समझा दिया। अब इसकी कमियां देखो। चलिए ठीक है, तो अब कमियां देखिए। तो ये आपका मॉडल है, मॉडल के बाद आपको कमियां बता रहे हैं। कमियां तो मुख्यतः 2 कमी मिली थी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में 2 कमियां मिली थी। एक, नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, दूसरा क्या था कि स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। इन्होंने ये बता रहे थे कि सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, यानी इस मॉडल के अनुसार सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। या पहले आप ऐसा लिख सकते हो कि स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए, स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। ऐसा आप हेडिंग डाल के इनके बारे में लिखना। अगर एक ही नंबर में दिया है तो बस ये पर्याप्त है, और लेकिन अगर थोड़ी डिटेल से लिखना है तो फिर ये हेडिंग डाल लेना। अब देखो, इन दोनों बातों को मैं आपको समझा रहा हूँ। ये व्याख्या नहीं कर पाए, ये भी आपको समझा रहे हैं। थोड़ी नीचे कर लें इसको। देखिए इधर समझिए। अब क्या था कि इनका मॉडल ये था कि नाभिक सेंटर पे होगा और इसके परितः विभिन्न कक्षाओं पर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। बात हमारी गौर से सुनिएगा। और जब भी घूमेंगे तो वृत्ताकार पथ पर या इसके परितः घूमेंगे।
और जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल के कारण अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न होगा। और मैक्सवेल एक वैज्ञानिक थे, मैक्सवेल 1885 में बता गए थे, जबकि ये मॉडल कब आया था? 1911 में। ये पहले बता गए थे। ये बताए थे कि जब भी कोई आवेशित कण त्वरण गति से गति करेगा, जब भी कोई आवेशित कण त्वरण गति से गति करेगा तो कुछ ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित करेगा। इन्हीं तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। आपका फिजिक्स फर्स्ट का लास्ट चैप्टर 8वां विद्युत चुम्बकीय तरंगों में, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है उधर आप पढ़िएगा स्वयं से, तो ये बात लिखी है कि जब भी कोई आवेशित कण त्वरण गति से गति करता है तो कुछ ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है। इन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। अच्छा, यही नियम इस पे लगा दी जाए तो इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होता है और नाभिक के परितः अभिकेंद्र त्वरण से घूम रहा है, मतलब त्वरण गति भी आ गई। तो इसका मतलब ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्सर्जित करेगा, तो उत्सर्जित करना चाहिए। तो अंततः ये नाभिक से जाकर टकराएगा, क्योंकि ऊर्जा अगर कंटिन्यू निकलती रहेगी तो इसकी ऊर्जा घटेगी, तो त्रिज्या घटेगी 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 और लास्ट में नाभिक से टकरा जाएगा, जबकि वास्तव में ऐसा होता ही नहीं है। इसका मतलब इनसे पूछा गया कि जब ये बात हमें पहले से पता है तो आप अपने मॉडल में स्पष्ट करिए कि नाभिक इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकराते क्यों नहीं है। ये नहीं बता पाए तो कमी नंबर पहली इनकी ये मान ली गई कि नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाए। अब मान लीजिए परीक्षा में आए तो आप इसको कैसे लिखेंगे वो थोड़ी सी एक बार सुन लो। तो आपको ये बोलना है कि मैक्सवेल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः अभिकेंद्र त्वरण से गति करते हैं। फिर आ जाओ इधर पे आ जाना, जबकि मैक्सवेल के अनुसार जब भी कोई आवेशित कण त्वरण गति से गति करता है तो कुछ ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है, अतः इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जित करेंगे जिससे इनकी ऊर्जा निरंतर घटेगी और अंततः नाभिक से टकराएंगे, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। अतः रदरफोर्ड ने नाभिक की स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। तो ये आपको कह देना है, डिटेल से आए तो लिखना है। अगर मान लीजिए एक नंबर का है तो केवल ये दो बातें हेडिंग जो हमने डलवाई बस इनको लिख के चले आना पर्याप्त है। चलिए अच्छा दूसरा पॉइंट समझिए। दूसरा पॉइंट भी इसी से आपको याद हो जाएगा। देखिए अगर इस नाभिक की ऊर्जा निरंतर उत्सर्जित होगी तो इसकी जो त्रिज्या है, इधर देखिए, यानी नाभिक के जो घूमने की त्रिज्या है, नाभिक के घूमने की जो त्रिज्या वो निरंतर घटेगी और अंततः नाभिक से टकराएगा। और अगर निरंतर ऊर्जा निकलेगी तो सतत मीन्स होता है लगातार, सतत स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, सतत स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। यानी इस मॉडल के अनुसार हमें कौन से स्पेक्ट्रम मिलेंगे? सतत स्पेक्ट्रम, जबकि वास्तव में रेखीय स्पेक्ट्रम मिलते हैं, जबकि वास्तव में रेखीय स्पेक्ट्रम मिलते हैं। मतलब ये मॉडल फिर से जो है एक बार फेल हो गया, ये स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया, सही स्पेक्ट्रम बता ही नहीं पाए। यानी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे जबकि वास्तव में रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, इसकी व्याख्या इस मॉडल पे नहीं की जा सकी। तो ये दो कमियां थी। चलिए आपका अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। एक बार देखिए इस बार फिर से कह रहा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए। तो परमाणु मॉडल में तीन बातें कही थी कि उनको आप बताना है। इसके बाद क्या कहा, इस मॉडल की कमियों को बोहर के मॉडल में कैसे दूर किया गया। तो अभी कमियां क्या थी वो बताया। अब इसके बोहर का मॉडल तीसरी हेडिंग अभी समझा रहे हैं, फिर उस बोहर के मॉडल में इन कमियों को दूर किया जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। हेडिंग नंबर आपकी तीसरी देखिए कौन कौन सी हेडिंग देख गए। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोहर का परमाणु मॉडल, हेडिंग नंबर तीसरी। अब देखिए तो इन कमियों को फिर अब दूर भी करेंगे। इनको क्वेश्चन इसलिए हम साथ में करा रहे जिससे आपको समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन पूछता है और हमें कैसे इन क्वेश्चनों को हल करना है। चलिए हेडिंग नंबर तीसरी, बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल। यह मॉडल आया था 1913 में, ये मॉडल दिया गया 1913 ईस्वी में। इसमें आप थोड़ी सी अब समझिए। देखिए इस मॉडल में देखिए फिर से तीन बातें रखी गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बस दो ही मॉडल आपको तैयार करना है, एक
रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, एक बोहर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां और बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां, बस दो इस तरह से आपको तैयार करना है। पहला देखिए, पहला इधर देखिए, बोहर का जो परमाणु मॉडल था, इन्होंने क्या किया कि बताया कि जो परमाणु है वो 10⁻⁻10 मीटर, जैसे कहा गया था 10⁻⁻10 मीटर का परमाणु होता है और 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का नाभिक होता है। ये बात सही थी, इसमें बोहर ने कुछ नहीं बोला, ये बात कहा कि ये सब सही है। जो नई बातें वो सुनो, जो उधर कमी थी उधर इन्होंने अपने मॉडल पे रख। उन्होंने बताया कि भाई जब इसके परितः इलेक्ट्रॉन घूमता है ऐसे करके, तो धीरे धीरे इसकी ऊर्जा निकलेगी, अंततः ये इलेक्ट्रॉन जाके नाभिक से टकराएगा। इन रदरफोर्ड का जो इसके पहले हम आपको पता है उसकी यहाँ से कमी चालू हुई थी, तो बोहर ने यहीं से अपने मॉडल पे बात रखना चालू किया। पहले उन्होंने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन होता है, नाभिक के परितः केवल उन्हीं कक्षाओं पर घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः केवल उन्हीं कक्षाओं पर घूम सकता है, उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिन पर इन इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग, याद करिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कोणीय संवेग यन h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। बात समझिएगा, जब ये मॉडल आप समझ लोगे तो जो उधर की कमियां थी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्या कर दिया तो कमी दूर हो गई। मॉडल समझिए एक बार फिर से। बोहर के अनुसार नाभिक के परितः, बोहर के अनुसार नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं पर घूम सकते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं पर घूम सकते हैं जिन पर इनका कोणीय संवेग, जिन पर इनका कोणीय संवेग, जिन पर इनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। कोणीय संवेग का सूत्र होता है mvr बराबर h/2 पाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र याद कर लीजिए। इसे हम बोहर का क्वांटीकरण प्रतिबंध भी कहते हैं। कभी कभी सीधे सीधे पूछ लिया करता है क्वांटीकरण प्रतिबंध लिखिए, बोहर का क्वांटीकरण प्रतिबंध लिखिए, तो बस आपको यही लिख के चले आना। चलिए समझ में आया होगा। फिर से, इस मॉडल के अनुसार यानी बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः केवल उन्हीं कक्षाओं पर घूम सकते हैं जिन पर इनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, दूसरा नंबर अब सुने। स्थायी कक्षा में, ये नाभिक हो गया, नाभिक के परितः एक कक्षा हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसकी स्थायी कक्षा है, स्थायी कक्षा है। नाभिक के परितः जब इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षा में घूमता है तो ऊर्जा का अवशोषण कर सकता, उत्सर्जन नहीं कर सकता। देखिए वही बात, ये मॉडल में जो कमी थी दूर हो गई। ये मॉडल में कहता कि जब ये घूमता है तो मैक्सवेल बताए थे कि जब भी कोई आवेशित कण त्वरण गति से घूमता है तो कुछ ऊर्जा स्वतः ही उत्सर्जित करता रहता है। उसी के तोड़ में यहाँ इन्होंने बोला है। इन्होंने क्या बोला कि जब अपनी स्थायी कक्षा, पॉइंट नंबर दूसरा है, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षा में घूमता है तो ऊर्जा का अवशोषण कर सकता है, उत्सर्जन नहीं कर सकता। अगर उत्सर्जन नहीं करेगा तो अपनी कक्षा पर बना रहेगा, बना रहेगा तो नाभिक से टकराएगा नहीं। और इस तरह से उन्होंने नाभिक के स्थायित्व को अपने परमाणु मॉडल पे सेट कर दिया। चलिए तीसरी बात इन्होंने ये बताया कि जब स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा अवशोषित कर लेगा, अवशोषित कर सकता है, उत्सर्जन नहीं कर सकता, तो अवशोषित मान लो कर लिया, तो अब क्या होगा, तो स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन यदि ऊर्जा का अवशोषण कर लेगा तो यह उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं पर जाएगा, यह उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं पर जाएगा और वहाँ 10⁻⁻8 सेकंड तक, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा है, इसको हमने बाहर से ऊर्जा दे दी तो ऊर्जा का अवशोषण कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अवशोषण करने के बाद ये उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं पर जाएगा, वहाँ 10⁻⁸ सेकंड तक रुकेगा और रुकने के बाद उन्हें अपनी स्थायी कक्षा में लौटेगा। लौटते समय अतिरिक्त ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों में उत्सर्जित करेगा, जिससे हमें सतत स्पेक्ट्रम ना मिलकर रेखीय स्पेक्ट्रम मिलते हैं। जब लौटता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है तो मिल गया,
फिर थोड़ी देर बाद मान लीजिए किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को आप ऊर्जा दोगे, वो जाएगा, फिर लौट के आएगा, तो फिर स्पेक्ट्रम मिल जाए। यानी कॉन्टिन्यूअस नहीं मिलता, बीच बीच में मिलता रहेगा, तो उसको हम रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जो उनकी दूसरी कमी थी तीसरे नंबर में बता दी। फिर से सुन लो, यदि स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को यदि बाहर से ऊर्जा दे दी जाएगी तो ये ऊर्जा को अवशोषित करेगा तथा उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं पर जाएगा। वहाँ 10⁻⁸ सेकंड रुकने के पश्चात अतिरिक्त ऊर्जा को विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित कर देगा तथा पुनः अपनी स्थायी कक्षा में वापस आ जाएगा। ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा हमें मिलेगी, इससे हमें सतत स्पेक्ट्रम की जगह रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाए। इस तरह से उन्होंने कमी को दूर कर दिया था। अब देखिए, इसके लिए बताया, मान लीजिए उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षा की एनर्जी E2 है, स्थायी कक्षा की एनर्जी E1 है, तो अतिरिक्त ऊर्जा यानी E2 - E1 बराबर h न्यू, या इसी को न्यू बराबर लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा E2 - E1 अपान h। इस तरह से एक सूत्र दिया था बोहर ने, इसे कहते हैं बोहर का आवृत्ति प्रतिबंध। इस तीसरे वाले पॉइंट को कहते हैं बोहर का आवृत्ति प्रतिबंध। तो ये क्वांटीकरण प्रतिबंध है पहला, तीसरा आवृत्ति प्रतिबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मुझे तो लगता है इस साल यही आएगा, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करिए। फिर से एक बार सुन लीजिए, चित्र से हमने बताया है, बाकी आपको एक बार बहुत कायदे से वीडियो सुनना है, फिर बिना देखे और बिना नकल किए, बिना सुने एक बार लिखना है, फिर से एक बार मिलाना है कि हम क्या बोल रहे हैं, बस इस तरह से 1-2 बार में याद हो जाए। पहला, बोहर के अनुसार, बोहर ने मॉडल पे अपने 3 बातें रखी थी, उनमें से जो पहला था वो बोल रहे हैं, बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं पर, नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं पर घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग nh/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। दूसरा, स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ले सकता है, दे नहीं सकता है। तीसरा था, स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है तो उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं पर जाता है, वहाँ 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है तथा पुनः अपनी स्थायी कक्षा में लौटता है। लौटते समय अतिरिक्त ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है, जिससे हमें रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये था कि इस मॉडल की कमी है, यानी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हमने बता दिया, फिर इसके बाद करा इस मॉडल की कमियों को बोहर मॉडल में कैसे दूर गए। तो कुल मिला के बोहर का परमाणु मॉडल तुम लिख देना था, उस मॉडल में दोष है या दूर किया गया, वो तीनों पॉइंट लिख के चले आओ इससे। यानी कुल मिला के रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इसने पूछा है और साथ में बोहर का परमाणु मॉडल पूछा है। दोष भी अगर बीच में सेट कर दोगे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसके 2 दोष लिख दो, क्योंकि 9वें नंबर पूछ रहा है, इसका मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है, सवाल है नहीं बीच में, केवल थ्योरी लिखना है। तो पहले आप लिखो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, 3 बातें, इसके बाद दोनों कमियां लिखो, किसकी, रदरफोर्ड की, फिर बोहर का परमाणु मॉडल जो 3 बातें थी उसको लिख दो। तो ये, और लेकिन हेडिंग डालना, ये ना डालना कि बोहर के परमाणु मॉडल, ये डालना कि रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए बोहर का सिद्धांत या बोहर मॉडल का सिद्धांत। तो बस जो मॉडल था उसी में वो कमियां या दूर करने की, उसकी कमी दूर करे तो उसका मॉडल बन गया है। अब ये समझिए। चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन कह रहा है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की मुख्य कमियों का उल्लेख कीजिए। देखिए ये दूसरे का घ नंबर, मतलब 1 नंबर में तुमसे क्वेश्चन पूछा था। तो अब देखो 1 नंबर पूछा है, तो अभी मैंने बताया ना केवल 2 हेडिंग तैयार कर लो। अब यहाँ हेडिंग लिख के चला आना था। आप पहली हेडिंग क्या डालते कि रदरफोर्ड ने नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। दूसरा, रदरफोर्ड ने स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। बस ये लिख के चले आना। हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, चलिए ठीक है, अभी स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे। अगला क्या था, परमाणु की स्थायी कक्षा से, देखिए ये आ गया क्वेश्चन, इसको थोड़ी सी तैयार करिए। कह क्या रहा है, परमाणु की स्थायी कक्षा से क्या अभिप्राय है। अभी देखिए बोहर के परमाणु मॉडल में बात आई थी, बोहर के परमाणु मॉडल में एक जगह पर ये बात आई थी, इसको आप समझिए। मॉडल में क्या बात रखी गई थी कि इलेक्ट्रॉन केवल, बात समझिएगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन केवल, ऐसा सुनो, नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं पर घूम सकते हैं जिन पर इनका कोणीय संवेग का सूत्र होता है mvr, यन h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। इन्हें इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा कहते हैं।
जहाँ n जो है मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है, यानी मुख्य कक्षा कहलाती है, स्थायी कक्षा कहलाती है। फिर से सुनो, स्थायी कक्षा अब क्या, यहीं से डिफिनीशन आपको देना है कि नाभिक के परितः ऐसी कक्षाएं जिन पर इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, उसे इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा कहते हैं। नाभिक के परितः ऐसी कक्षाएं जिन पर किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज बना रहता है, उसे इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 बार, जैसे h/2 पाई से भाग करना है, कोणीय संवेग मान लीजिए हमारे पास जो है h/2 पाई से भाग करे, भाग गया 5 बार, तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा 5 है। जरूरी नहीं कि सभी इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में रहे, पहली कक्षा में तो अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है ना। अब कोई इलेक्ट्रॉन हमने दिया और तुमने उसे पहली कक्षा में रख दिया तो गड़बड़ा गया। तो सभी इलेक्ट्रॉनों की स्थायी कक्षा पहली कक्षा नहीं होती है, दूसरी भी किसी की स्थायी कक्षा, किसी की तीसरी है, तो कौन सी स्थायी कक्षा वो पूछ रहा है। तो उसके लिए उस हिसाब से आपको बोलना है कि नाभिक के परितः ऐसी कक्षा, कि नाभिक के परितः किसी इलेक्ट्रॉन की ऐसी कक्षा जिस पर इसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, उसे इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा कहते हैं। फिर आगे क्या करा, हाइड्रोजन परमाणु की स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र। अभी देखिए आपको जब हम चौथी हेडिंग पढ़ाएंगे तो यही है पढ़ाना है। 3 हेडिंग पढ़ा दी, 2 और बचा, तो चौथी हेडिंग में आपको 6 चीज़ें बताएंगे। स्थायी कक्षा की त्रिज्या, स्थायी कक्षा का वेग, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा, तरंग संख्या, 6 चीज़ें बताएं। और जो आपकी 5वीं हेडिंग रहेगी उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताएंगे। तो अब फिर आगे कह रहा है संबंध स्थापित कीजिए। तो चलिए ठीक है, चौथी हेडिंग देखे ले रहे हैं, और आगे ऐसे ही कोई क्वेश्चन हो तो पहले उनसे हम निपट लें। ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। चलिए ये भी आपकी 5वीं हेडिंग में आएगा। बोहर के परमाणु, देखिए ये क्वेश्चन थोड़े से देख लो, जितने हम पढ़ गए उनसे कितने क्वेश्चन बन गए पहले उनको देख लो। आगे आइए इसको देखते हैं। कह रहा हाइड्रोजन परमाणु में r त्रिज्या की एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रदर्शित होती है। तो देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र तो एक ही है, 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। इसका मतलब ये निगेटिव लगा है, ये निगेटिव लगा है, तो इन्हें सीधा सीधा काट दो, पॉजिटिव वाले को ढूंढना है। पॉजिटिव अब 2 आ गए, वरना हम हल भी ना करते, सीधे टिक कर दिए होते। अब 2 आ गए तो अब हल करना पड़ेगा। अब mv² कहीं से मिल जाए। अब देखिए ये नाभिक है, इसके परितः इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एक अभिकेंद्र बल चाहिए। अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है mv²/r। यह अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। गुरुत्वाकर्षण नहीं, वैद्युत बल, गलत बोल गए, वैद्युत बल या कूलॉम बल से मिलता है। तो वैद्युत बल का सूत्र क्या है, 1/4πε0, और कितना हो जाएगा Q1 Q2, तो Q1 ये हो जाएगा तो Ze हो जाएगा, और Q2 E हो जाएगा बटे r²। तो ये एक r से r काट दो, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा mv² की वैल्यू ये आ जाएगी, तो 1/2, और mv² इधर से मिल ही रहा है, तो 1/4πε0 और Ze²/r। अब ऐसा जहाँ विकल्प दिया होगा वही सही है। तो देखिए चौथे नंबर पे दिया हुआ है 1/4πε0, 1/4πε0 और Ze²। तो Ze हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। Z है बेटा परमाणु क्रमांक, इसलिए एक मिनट, इसलिए है क्या कि Z की जगह इसने 1 रख दिया है। एक मिनट थोड़ी सी, ये Z की जगह इसने 1 रख दिया है, तो Z रखा नहीं है तो E² बस बचा है, E² बचा है बटे ये वाला 2 इसके साथ रख दिया तो 2r। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको दिमाग में रख लीजिए। चलिए ठीक है, आगे देखो। आगे क्या कह रहा है कि बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर यदि किसी इलेक्ट्रॉन की n वीं कक्षा की परिधि s है, कक्षा के लिए दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तो सिद्ध कीजिए s बराबर n लैम्डा। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आप पूछा था, तो 2 नंबर में पूछा तो सरल ही है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। देखिए इधर हम बताए दे रहे, इधर पे हम बताएं तो कोणीय संवेग, देखिए बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार, आप यहाँ से इसको हल करिए। बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार
यम वी आर बराबर यन एच अपान 2 पाई। ये इसे हम क्वांटीकरण प्रतिबंध कहते हैं। बोहर के क्वांटीकरण प्रतिबंध से, यहाँ से आपको क्वेश्चन हल करना है, बोहर के क्वांटीकरण प्रतिबंध से। चलिए ठीक है, अब आप क्या करिए, 2 पाई आर, आर इधर पड़ा है, 2 पाई इधर से ले जाओ, तो ये जगह यन एच अपान और यम वी। अब आप गौर करिए उत्तर आ गया। 2 पाई आर परिधि का सूत्र होता है, तो परिधि की जगह आप कितना लिख दोगे, यस यन, और आप गौर करिए एच अपान यम वी, ये संवेग बराबर पढ़े हो द्रव्यमान गुणे वेग, और जो क्या दीप-रोगली जो तरंग दैर्ध्य है, दिखा ना दीप-रोगली तरंग दैर्ध्य, लेमडा बराबर सूत्र होता है एच अपान यम वी, यह दीप-रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र, लेमडा बराबर एच अपान यम वी, तो एच अपान यम वी, तो इसकी जगह सीधा सीधा लेमडा रख दो यार, ये उत्तर आ गया। 2 नंबर का था, सरल ही था। आगे कह रहा है कि रदरफोर्ड परमाणु के रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इस मॉडल की क्या कमियां हैं, बोहर ने इस मॉडल को कैसे, बोहर के मॉडल में से कैसे दूर किया गया। अब इसको हम दोबारा नहीं बताएंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन हम आपको इसको अभी अभी बताए थे। तो देखिए इसमें 5 नंबर का ये दिया था, 2 ये दिया, 5 2 7 और 1 8, 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा। अब समझिए कितना चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, आयनन ऊर्जा दिया है। चलिए ठीक है, हम देखिए शुरू पे आते हैं, बस थोड़ा सा 8 हम कम ही बता दें, इसके बाद 2 हेडिंग हम अगले वीडियो में देंगे। ये पाठ्यक्रम कहाँ गया, ये चौथी 5वीं हेडिंग आपको हम दूसरे वीडियो में देंगे। इसमें कमियां थोड़ी देख लो, किसकी कमी है इस बार देख रहे हैं, बोहर का। वैसे कहीं पूछा नहीं है, लेकिन एक साल पूछा था शायद 2022 का सेट, आप देखिएगा उसमें पढ़ा है कि बोहर की कमियां लिखी। वैसे इसके बाद नहीं पूछा कभी ना, पहले पूछा था। फिलहाल बोहर की कमियां उसकी भी थी। इन्होंने कहा था कि नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं पर घूम सकता है जिन पर इनका कोणीय संवेग यन एच अपान 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ये बात कहा, बिल्कुल सही भी कहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब समस्या कहाँ आई वो समझिए, इन्होंने ये नहीं बता पाया कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब सभी को चेक करते रहो कौन कहाँ सेट होगा, कौन कितना है। जबकि बोरबरी एक नियम फिर आया था, उसने बताया था कि भाई इस पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 18, फिर ऐसे करके 2 8 18 32 ऐसे करके इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है। यानी पहली कक्षा में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जबकि ये बात बोहर नहीं बता पाए थे। इसका मतलब एक कमी तो है। वो कमी नंबर पहला आप ये लिखोगे कि बोहर के अनुसार, यानी इस मॉडल के अनुसार किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी स्पष्टता व्याख्या नहीं की गई, इसकी स्पष्टता व्याख्या नहीं की गई, कमी नंबर पहला। दूसरी कमी इनमें ये थी कि इन्होंने जो स्थायी कक्षा की त्रिज्या, ऊर्जा, संवेग, ये सब बोहर ने ही दिया था। ये लिखा है बोहर सिद्धांत। तो बोहर सिद्धांत के अनुसार दी गई सभी परिकल्पनाएं, यानी इस मॉडल के अनुसार जो दी गई परिकल्पनाएं थी, यह बोहर सिद्धांत है, ये केवल हाइड्रोजन जैसे दिखने वाले परमाणुओं के लिए सत्य था। हाइड्रोजन सदृश परमाणु के लिए, हाइड्रोजन जैसे दिखने वाले परमाणुओं के लिए सत्य। अतः अगर दूसरे जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन जैसे कहे, जैसे खुद एक हाइड्रोजन होंगे, मान लीजिए हीलियम ले लिए, तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, मतलब 1 ही इलेक्ट्रॉन हो, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया हो। जैसे लिथियम हो तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हों, तो ऐसे करके सत्य था। जैसे आप सीधे कॉपर में लगा दो 29 परमाणु क्रमांक, तो फिर ये इसके जो है ऊर्जा, त्रिज्या, वेग, इसके जो है जो सूत्र दिए गए थे, सिद्धांत दिए गए थे, वो असत्य थे। तो दूसरा आपको बताना था कि बोहर के अनुसार जो तरंग संख्या या गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के जो सिद्धांत दिए गए, वो केवल हाइड्रोजन सदस्य परमाणुओं के लिए सत्य है, बाकी के लिए नहीं। तो चलिए यहाँ तक हो गए। ये 3 हेडिंग हमने पढ़ाया, टोटल थ्योरी ही आई थी। थ्योरी में कुछ बोहर के परमाणु सिद्धांत में पहले और तीसरे में थोड़ा सा न्यूमेरिकल मिला था, तो उसको भी तैयार करना है। कल आपका जो रहेगा वो केवल और केवल सूत्रों का ही खेल रहेगा, तो कल इनको देखेंगे और बाकी जो शेष बच्चे क्वेश्चन है उनको बताएं। ठीक है, देखते रहिए, इसके 2 वीडियो आपको बनाए दे रहे हैं। और देखिए बेटा जरूर, जिन्होंने नाभिक नहीं देखा पहले नाभिक देखेगा। अब ये परमाणु है, परमाणु में केवल ये 5 हेडिंग है और आता है, देखिए अभी हम पीछे आपको बता भी चुके हैं।
इसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम आपको द्वैत प्रकृति वाले दो वीडियो उसके भी देंगे। चलिए ठीक है, देखते रहिए।